Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Welcome to our YouTube channel, Conceptual Study. Strong your base to strong your future. तो चलिए आज हम अपनी क्लास में अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो यूनिट 2 है अपने पेपर 1 का, जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है उसका यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की मैंने पहले ही क्लास डाली हुई है इस पे अपने चैनल पे, और उसका लिंक मैं आई सेक्शन में दे दूंगा, तो उधर से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आज हम अकाउंटिंग का यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने 20 क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चल रही है 20 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कहता है कि कौन कौन सी इनमें से ऑप्शन में से कौन कौन से ब्रांचेस अकाउंटिंग की हैं। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है? बिल्कुल है। कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, और ये तीनों के तीनों जो हैं वो ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग की, क्योंकि अकाउंटिंग जब ING लग जाए, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था, जब ING लग जाता है किसी भी वर्ड के पीछे तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, उसके डिफरेंट ब्रांचेज हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों इसमें ब्रांचेज हैं, और भी इसके अलावा ब्रांचेज हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ए पार्टनर। कौन से इनमें से फॉलोइंग में से जो भी हमें ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से पार्टनर कौन से हैं, देखते हैं। स्लीपिंग एंड डोरमेंट और डोरमेंट बिल्कुल है, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं जो एक्टिव पार्टनर के साथ, मतलब दूसरा दो पार्टनर है, एक पार्टनर एक्टिव है, एक पार्टनर स्लीपिंग है, तो एक्टिव पार्टनर के साथ वो काम करवाता है। ठीक है, शेयर भी लेता है, मगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, किसी पर्सन थर्ड पर्सन के लिए लाइबल नहीं होता। ठीक है, और वो क्या है, एक तो लाइबल नहीं होगा स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, दूसरा वो रिटायरमेंट के लिए कोई भी जरूरी नहीं कि वो नोटिस दे, पब्लिक में नोटिस देना भी उसके लिए कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, नॉमिनल होता है, नॉमिनल पार्टनर भी होता है अपना, और माइनर पार्टनर भी होता है, मगर उसको अगर वो चलता जा रहा है और अगर वो मेजर हो गया और उसके 6 मंथ के अंदर अंदर उसे बताना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी का कंटिन्यू पार्टनर रहूंगा या नहीं रहूंगा। ठीक है, तो वो उसे बताना पड़ेगा। तो ये तीनों भी जो हैं वो पार्टनर हैं इसके। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम और क्या कहते हैं? ठीक है, आपने प्लस टू में पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो उसमें हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाया करते थे, एक आपको याद होगा, तो एक साइड एक्सपेंस आती थी, एक साइड इनकम आती है। ठीक है, तो वही जो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसके बाद हम लोग, ध्यान हो आप लोगों को, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिर रेशियो एनालिसिस वगैरह भी उसमें हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आया करता था। ठीक है, तो जो इनकम एंड स्टेटमेंट है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, बी, इनकम स्टेटमेंट। तो आगे क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ द फर्म। तो इंडिकेटर कौन सा है इनमें से, इंडिकेटर कौन सा है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ द फर्म का। ठीक है, जब हम सोल्वेंसी की इसमें बात करते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी की बात करते हैं, तब हम वहाँ पे ना लॉन्ग टर्म, देखो लॉन्ग टर्म जो होता है वो लॉन्ग टर्म डेट होता है। ठीक है, जो डेट होता है, जो हमारे डिवेंचर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जब यहाँ पे इंडिकेटर लेके चलते हैं तो उसे हम लेके चलते हैं डेट इक्विटी रेशियो को। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो के थ्रू हम लोग इससे इंडिकेट करते हैं और निकालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। बजट्स को कैसे इन टाइम्स के अकॉर्डिंग कैसे क्लासीफाई किया गया है, तो इनमें से वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल होता है। फंक्शंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल होता है। तो ये तीनों ही तरह के होते हैं, तो इसका आंसर क्या है,
डी। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग में कितने शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म पीरियड का। ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग फंक्शन किस तरह का फंक्शन होता है, वो होल फंक्शन है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का फंक्शन है। फ्लेक्सिबिलिटी, वो फिक्स्ड है या फ्लेक्सिबल है। फिक्स्ड मतलब कि हमने जिस तरह एक दिन में 50 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो हमने वहाँ देख लिया कि 50 प्रोडक्ट हमारे बनेंगे इस कॉस्ट पे। फ्लेक्सिबल है कि हम उसे अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं अपने बजट को। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग का। असर्शन क्या कहती है? अच्छा, अब इसमें देखो असर्शन और रीजनिंग में क्या होता है, जब आपकी असर्शन सही होती है ना, या मतलब हम जब आप असर्शन को पढ़ लेते हो, उसका रीजन में आपको देखना पड़ता है कि वो रीजन सही है। ठीक है, और अगर वो सही है तो क्या वो ए जो असर्शन दी हुई है, क्या वो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट या करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है इसमें द फिक्स्ड असेट्स, असर्शन कह रहे हैं द फिक्स्ड असेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू शोन एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। द फिक्स्ड असेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी का रिक्वायर्ड टू शोन एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, क्या उसके कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन भी होना चाहिए? क्या होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कहता है हाँ बिल्कुल होना चाहिए। द बैलेंस शीट, रीजन क्या कहता है, द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर टू डिस्क्लोज ए ट्रू एंड फेयर व्यू। बिल्कुल वो ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या ये जो असर्शन है, जो ए है वो बिल्कुल सही है, और आर है वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आर क्या है, आर जो है ए की एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस सिग्निफाई। ठीक है, नेट वर्थ ऑफ जो बिजनेस होते हैं उसको हम किससे सिग्निफाई करते हैं, तो उसको सिग्निफाई करते हैं हम जब हम नेट वर्थ निकालते हैं। आपको नॉर्मल आपने वर्किंग कैपिटल में पढ़ा होगा, ठीक है, या हम लोग जब बिजनेस फाइनेंस पढ़ते हैं तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, या नॉर्मल अकाउंट्स में हमारे है। ठीक है, तो जब हम टोटल असेट्स में से अपनी टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो वो हमारे नेट वर्थ निकल के आते हैं कि हमारे असेट्स में से जो जितने भी असेट हैं, जिस तरह हमारे 20 लाख की असेट है और 10 लाख की लाइबिलिटी है। ठीक है, वैसे भी हमारी जब रेशियो होती है वो इस रेशियो में होनी चाहिए, 2:1 की होनी चाहिए। ये कहते हैं कि जितनी आपकी असेट है उसका हाफ लाइबिलिटी होनी चाहिए, या जितनी लाइबिलिटी है उसका कम से कम डबल जो है आपकी वो असेट होनी चाहिए, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सको। ठीक है, तो जब हम अपनी टोटल असेट्स को टोटल लाइबिलिटी में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट वर्थ निकल के आ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आइटम दैट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द करंट रेशियो। ठीक है, कौन सी आइटम ऐसी है जो जिसे हम नहीं लेते अकाउंट इन कंप्यूटिंग, कंप्यूट करने में करंट रेशियो को। करंट रेशियो अभी मैंने बताया जैसे करंट रेशियो। ठीक है, तो करंट रेशियो को कंप्यूट करने में हम लोग क्या नहीं लेते हैं। ठीक है, क्या नहीं लेते हैं, उसमें हम जब बात करते हैं ना कि हमको ये चीज़ नहीं लेनी है अपने लाइबिलिटीज़ में, तो हम वहाँ पे कहते हैं लैंड को नहीं लेना होता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका, लैंड। बिल रिसीवेबल हम लोग लेते हैं, कैश और बैंक तो बिल्कुल लेते ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो वैसे भी करंट अपने करंट एसेट्स के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो लैंड है उसको हम कंसीडर नहीं करते जब हम करंट रेशियो को कंप्यूट करते हैं तब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए, लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। चलिए पहले 10th क्वेश्चन देखते हैं, फिर 9th क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द आइटम विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनमें से इन जितने भी हमको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा नहीं है। अब जब आपने 12th में पढ़ा होगा, या हम लोग जब फाइनेंशियल अपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उस टाइम पे देखते हैं कि हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं वो ऑफिस वाले एक्सपेंसेस होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ऑफिस वाले एक्सपेंसेस में से कौन सा नहीं है। जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालते हैं तो उसमें से इन चारों में से हम किसको नहीं कंसीडर करते। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बिल्कुल है, जनरल मैनेजमेंट सैलरीज है, तो हम लोग सैलरीज प्रोवाइड कराते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस की बात आ गई, ऑफिस इक्विपमेंट है, लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार नहीं। जब हम लॉस ऑफ सेल ऑफ मोटर कार की बात करते हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा नहीं है।
ठीक है, तो आंसर क्या है इसका डी। चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं, अब पढ़ते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ए रेशियो बी रेशियो सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:5:7। ठीक है, ए बी सी पार्टनर्स है 3:5:7 के साथ। सी रिटायर हो गया, सी क्या है रिटायर हो गया, और उसने क्या है ए और बी को 3:2 में अपना अपना शेयर दे दिया। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, इसके बिहाफ पे न्यू रेशियो निकालनी है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे यूजीसी की जो नेट का एग्जाम है उसमें देखने को मिल जाते हैं अकाउंट्स में से। ठीक है, हाँ, हालांकि लास्ट टाइम पे अकाउंटिंग में से कोई भी क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिला था, ऑडिटिंग में से ही देखने को मिले थे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ नहीं भरोसा कैसे क्वेश्चन पेपर बनाया जा सकता है। ठीक है, बट फिर भी हम अपनी तैयारी लेके चलेंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं। कहते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी जो था वो 3:5:7 में था। ठीक है, 3:5:7 में था, और ए और बी को उसने 3:2 में दिया। ठीक है, तो अब क्या है, वो ए को क्या कह रहा है, ए को कितने में दे रहा है, 7, उसका खुद का रेशियो कितना है, 7:15, 7:15 उसका खुद का रेशियो है। ठीक है, इनटू में वो ए को कितना दे रहा है, 3:5, इनटू में 3:5, ए को दे रहा है कितना, 3:5, कितना हुआ, 7 3 21 अपॉन 15 5 75। ठीक है, तो ए का कितना हुआ, 21:75। ठीक है, अच्छा उसके बाद बी का देख लेते हैं। बी का क्या है, उसका रेशियो कितना है, 7/15, इनटू में उसको कितना दे रहा है, 2/5, कितना दे रहा है, 2/5, और कितना निकल के आ गया, 7 2 14, और 15 5 75। ठीक है, तो 21/14 अभी तक ये आ गया जो उनको दिया है। ठीक है, अब क्या है, अब ए और बी का देखो 3 और 5 था। ठीक है, 3 और 5 था। अब क्या है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा कट कर दूं, सिर्फ 21/75 और 14/75 ये लिख के रखूंगा। ठीक है, एक सेकंड रुको। देखो यहाँ पे जो ए था उसका जो हमारा रेशियो निकला उसमें से निकाल के वो कितना निकला था हमारा, 21/75, और जो बी का था उसका कितना निकला था हमारा, 14/14, हाँ 7/14 और 75। ठीक है, तो ये हमारा निकला था, ए का निकला है 21/75 और बी का निकला था 14/75। ठीक है, अब ए का कितना शेयर था, ए का खुद का देखो 3/15 शेयर था। ठीक है, इसमें 3/15 ऐड कर दो। क्यों, देखो सी का जो था, सी ने जितना भी दिया वो उतने में से उसने दे दिया। मतलब देखो मैं ये ऐसे दिखाता हूँ, ये ना ऐसे पार्ट था, ये सी का पार्ट था सारा, ये सारा का सारा सी का पार्ट था। ठीक है, ये ए का पार्ट था, ये बी का पार्ट था, ये सी का पार्ट था। अब सी ने क्या किया, सी ने ना इतना पार्ट तो दे दिया ए को, इतना पार्ट दे दिया बी को। ठीक है, अब क्या है, अब हमने देखना पड़ेगा ना कि भाई अब ये इतना पार्ट कितना है बी का और इतना पार्ट कितना है ए का, है ना। तो वो अपन ने निकाल लिया कि कितना कितना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके बाद हम जोड़ेंगे। अब जितना जितना निकल गया, अब जितना जितना हमारा ये निकल गया 21/75 और 14/75 ये निकल गया, ये तो उतने में से निकला ना, सी का जितना रेशियो था उतने में से निकला है। अब इनका जो खुद का था, खुद वाले में से भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, खुद वाले का कितना था उतने में ऐड करना पड़ेगा। अब ऐसे था भाई, ये था सी का था, ये ए का था, ये बी का था, तो इसका जो इतना पोर्शन इसमें आया है, तो ये तो इतना, अभी सारा का सारा ए का हो जाएगा, ये सारा का सारा ए का हो जाएगा। तो अभी हमारे पास सिर्फ इतना निकला था, लेकिन अब इसमें ऐड कर देंगे तो ये सारा का सारा हो जाएगा, और ये बी का ये सारा का सारा हो जाएगा। मतलब आधा आधे से इधर वाला जो पार्ट है वो ए का और इधर वाला पार्ट बी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी क्या कहता है, इसको प्लस करेंगे। प्लस करने पे अपने पास कितना आया, इसका एलसीएम ले लो, 75 ऊपर 21 प्लस अपने पास आ जाएगा इधर 15। ठीक है, इसका कितना निकल गया अपने पास, 36/75। ठीक है, तो इसको काट लो आप, ये निकल गया आपका 13 में चला गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया वो क्या है, 13/75। ठीक है, ये लो 13/75। ठीक है, चलिए बी का देख लेते हैं। बी का कितना था, 2/15 इसका खुद का था। ठीक है, एलसीएम लिया 75 एलसीएम ले लिया, और ऊपर आया 14 प्लस 10, उसके बाद ये बन गया अपना 14 और 10 24 अपॉन में 75। ठीक है, ये अपने काट दिया
12 पे, ठीक है। तो इसका जो निकल के आया वो क्या निकल के आया अपने पास, बी का शेयर ओवरऑल वो निकल के आया 12/75, ठीक है। अब डिनोमिनेटर हमारे सेम है, न्यूमिनेटर क्या हुआ 12:13। तो इसका जो न्यू रेशियो है, जो इसका न्यू रेशियो है, सॉरी 13:12, ठीक है। जो इसका न्यू रेशियो है वो क्या निकल के आया 13:12, ठीक है। अब इनका जो भी आगे काम होगा वो ए और बी में से बनेगा 13:12 की रेशियो में, ठीक है। तो इसकी न्यू रेशियो क्या है 13:12, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो आंसर क्या है इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से असर्शन का क्वेश्चन आता है, कहता देयर इज नो एरर, कोई भी एरर नहीं, व्हेन द टोटल ऑफ द डेट साइड एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर इक्वल, ठीक है। जब इक्वल होंगे, फिर रीजन क्या कहता है, ट्रायल बैलेंस इज ए 2 कॉलम स्टेटमेंट, वो 2 कॉलम स्टेटमेंट होती है शोइंग नेम्स एंड बैलेंस ऑफ द ऑल द अकाउंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द लेजर, ठीक है। तो इसमें अब क्या कह रहा है कि क्या ऐसा होता है भी कोई एरर ना हो, या भी कोई एरर ना हो व्हेन द टोटल डेट एंड क्रेडिट साइड इक्वल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए ट्रायल बैलेंस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ए क्या है अपना रीजन, जो असर्शन है वो तो गलत हो गया। अब रीजन क्या है, रीजन क्या था ट्रायल बैलेंस से 2 कॉलम स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक। शोइंग नेम एंड बैलेंस ऑफ ऑल दी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो रीजन क्या है सही, तो इसका आंसर क्या है, असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज राइट, ठीक है। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका डी। चलिए 12th क्वेश्चन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आंसर है, जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो वो आता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी में, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या है डी, नॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, EBIT। अब ये जो फॉर्मूलाज है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर्मूलाज, क्योंकि ये फॉर्मूलाज के बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो वो क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। तो EBIT अपॉन टोटल असेट जो रेशियो है वो किस चीज़ की रेशियो होती है, ठीक है। वो किस चीज़ की रेशियो होती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं तब उस टाइम पे हम EBIT अपॉन टोटल एसेट्स रखते हैं। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन में जितने भी टोटल असेट्स है वो जब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकल जाएगी, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या है इसका बी। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नीचे से पढ़ते हैं, एन इंक्रीज इन द करंट असेट्स कॉज ए डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल, एन इंक्रीज इन द करंट असेट्स कॉज डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल, नहीं। ए डिक्रीज इन द करंट असेट्स कॉज एन इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल, नहीं, फिर से उल्टा बोल गया। एन इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज कॉज एन इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल, नहीं। ए डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कॉज एन इंक्रीज इन करंट वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब हमारी करंट लाइबिलिटी, जो हमारी करंट लायबिलिटी होती है वो जब डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है वो इंक्रीज होती है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, हमारी जो डे टू डे का खर्चा होता है, जो हमारा अमाउंट होता है, ठीक है। अब जब हमारी जो करंट लायबिलिटी ही कम है, जो हमारी लायबिलिटी ही कम है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो तो इंक्रीज हो जाएगी। हमने किसी को पैसा देना ही नहीं है तो हमारे जेब में तो पैसा पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा ना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, ठीक है। ए डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है वो इंक्रीज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन क्या कहती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और रीजन क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए तो क्या कह रही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल ठीक। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को, इन्फॉर्मेशन देती है और वो डिसीजन मेकिंग करने में उसका हेल्प करती है, ठीक है। और रीजन क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या ये ब्रांच है, बिल्कुल भी नहीं, ब्रांच इसकी नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग ब्रांच है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अलग ब्रांच है। किसके, दोनों अकाउंटिंग के ब्रांच है, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है ना। तो ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग, तो आंसर क्या है इसका सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। चलिए 16th क्वेश्चन, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अर्नड एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन, ठीक है।
कब होता है ऐसा? जब सेल इफेक्ट करती है, ठीक है। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अर्नड एट द पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमारी ये सेल इफेक्ट करती है, जब सेल होती है उस टाइम पे हमारी रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कौन से पॉइंट पे? जब हमारी सेल इफेक्ट होती है तब, ठीक है। 17th क्वेश्चन, इफ ए पर्टिकुलर करंट असेट इन द करंट ईयर इज मोर, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। करंट असेट्स जो है, जो करंट हमारी एक पर्टिकुलर करंट असेट्स है करंट ईयर की, इसी ईयर की, इज मोर देन व्हाट वाज इन प्रीवियस ईयर, ये मोर है प्रीवियस ईयर के करंट असेट्स से, प्रीवियस ईयर के करंट असेट से, देन द चेंज इन द करंट असेट्स रिजल्ट्स, ऑब्वियस है ये तो। देखो प्रीवियस ईयर में बाई चांस हमारी 10,000 की असेट्स थी, इस बार हमारी 11,000 की असेट्स होगी ज़्यादा। अब क्या हुआ, क्या है? इंक्रीज हुआ है, तो सिंपल सा इसका आंसर है, इसका आंसर क्या हुआ? बी, इंक्रीज हुई है। हमारी जो करंट असेट्स हैं वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर में इंक्रीज हुई है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या है इसका? बी, इंक्रीज। 18th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। बिल्कुल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कैसे निकालते हैं? जब हम कंट्रीब्यूशन होता है, जब हमारा, जब जैसे हम लगाओ ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, अब जिस तरह ये लगाओ ब्रेक, ये हुआ, ये क्या है? ये हमारा 75% तो हमारा नॉर्मल है, ठीक है। ये मान लो ये 75% है और ये 25% है, ठीक है। 75% तो हमारा नॉर्मल है। अब इसके बाद ये हमारा ना ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो 25% ये पोर्शन हुआ है ना, ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, इसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये रेशियो कैसे निकालते हैं? तो कंट्रीब्यूशन जितनी भी सेल करते हैं हम अपने इस पे बी पे, ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी। चलिए, 19th क्वेश्चन, टारगेट कॉस्टिंग इज फर्स्टली यूज्ड इन विच कंट्री, ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आप लोगों को, टारगेट कॉस्टिंग एक्चुअली है क्या, ठीक है। देखो, पहले तो इसका आंसर क्या है? टारगेट कॉस्टिंग जो है वो जापान से निकली हुई जो है अपनी टेक्निक है, क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग जो है वो जापान में सबसे पहले इस्तेमाल करी गई थी। वहाँ पे ना जब वर्ल्ड वार हुआ था, तो वर्ल्ड वार की वजह से क्या हुआ था, हमारा बहुत सारा लॉस हो गया था जापान का, ठीक है। जापान में उन्होंने क्या किया था, अमेरिका ने उस टाइम पे ऊपर से हिरोशिमा नागासाकी में हमला कर दिया था, और उसकी वजह से क्या हुआ, सारी सारी लैंड तबाह होगी। लैंड तबाह होने के बाद बहुत सारा इनका लॉस हो गया था, ठीक है। तो अब ये जो सबसे पहले जब जहाँ पे इस्तेमाल करी गई थी वो जगह कौन सी है? वो है जापान, ठीक है। अब टारगेट कॉस्टिंग में होता क्या है? टारगेट कॉस्टिंग की थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, ये ना इसमें हम लोग काइजन कॉस्टिंग लेके चलते हैं। काइजन कॉस्टिंग का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। अब जिस तरह इंडिया में हुआ था, इंडिया में क्या था, इंडिया में जब टाटा नैनो आई थी, तो वो जो टाटा था उसने एक उसके साथ इंसिडेंट हुआ था कि वो जब जा रहा था तो उसके पास फैमिली मिली थी, और उस फैमिली से उन्होंने पूछा था कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, तो उन्होंने बोला था भाई हम 1 लाख कर सकते हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग में एक्चुअल में क्या होता है, अब उसको पता लग गया था कि हाँ इतने में, तो उसने कहा था कि हाँ भाई चलो मैं अब करके दूंगा। तो जब ट्रेडिशनल होता है, जब ट्रेडिशनल सिस्टम था उस टाइम क्या होता था, उस टाइम पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते थे भाई, हम लोगों को पहले देखना होता कि हम प्रोडक्ट का जो है काम, जो प्रोडक्ट है जिसे हम प्रोड्यूस करना है वो कौन सा हो, ठीक है। फिर उसका स्पेसिफिकेशन, उसमें कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए ये देखते थे। फिर उसको डिज़ाइन करते थे, ठीक है, डिज़ाइन करते थे। फिर उसको एस्टिमेट लगाते थे कॉस्ट का, पहले डिज़ाइन कर लिया फिर कॉस्ट का एस्टिमेट लगाते थे। फिर उसके बाद डिजायर्ड प्रॉफिट उसमें ऐड करते थे और सेलिंग प्राइस मतलब उसका बता के और उसको सेल कर देते थे। लेकिन जब जापान में टारगेट कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया गया, तो टारगेट कॉस्टिंग की जो एक्चुअल प्रोसेस थी वो क्या थी, हमने आइडेंटिफाई किया हमने बनाना क्या है, उसमें हमने जाके फिर पूछा कि मतलब जब पहले हम कस्टमर के पास गए और उससे पूछा भी आपको क्या चाहिए, मतलब हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, आप क्या इसमें चाहते हो, उस पर स्पेसिफिकेशन बताओ, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसका स्पेसिफिकेशन कस्टमर से पूछ ली। अब कस्टमर ने बताया कि ये एक एक्चुअल प्रोडक्ट है, मान लो जैसे ये एक बॉल है, मतलब फुटबॉल है, ठीक है, मान के चलो ये फुटबॉल है। अब ये क्या है, अब कस्टमर ने ये कह दिया भाई मुझे तो ये ना अपने 2,000 रुपये की चाहिए,
ठीक है, एक बढ़िया से फुटबॉल है, वो 2000 रुपये की चाहिए। उसमें स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए भी, वो किस तरह की होनी चाहिए, वो स्टड्स के साथ खेली जा सकती है कि नहीं खेल जा सकती, या नॉर्मल नंगे पैर पे कोई जा बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं लगेगी, तो वो सारी स्पेसिफिकेशन उसने बता दी। ठीक है, अब उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमने 2000 का एक टारगेट फिक्स कर लिया कि 2000 तक हमने ये सेल करने हैं इन कस्टमर्स को। ठीक है, अब क्या है, हमने अपने सेलिंग जो प्राइस है वो रख लिया भाई, इतना 2000 रख लिया। ठीक है, अब 2000 में क्या है, हमने अपना प्रॉफिट भी ऐड कर लिया। 2000 एक्चुअल वो नहीं है अभी, आफ्टर प्रॉफिट नहीं, ये बिफोर प्रॉफिट है। हमने सॉरी बिफोर प्रॉफिट नहीं, आफ्टर प्रॉफिट है कि हमने इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया है। अभी 2000 में हमने अपना प्रॉफिट भी निकाल के रखना है। मान लो उसमें से हमने ना 200 रुपये अपना प्रॉफिट निकाल के रख लिया। ठीक है, अब 200 प्रॉफिट अपना निकाल के रख लिया। अब इसमें क्या है कि 2000 में से 1800 है जो है, अब 2000 में क्या, 2000 में हमने ना 200, मान लो ये ना हमने जो प्रोडक्ट था ये 2000 का था। ठीक है, अब इसमें हमने 200 रुपये जो है अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। अब हमने क्या है 1800 में अब ये सोचा है कि 1800 में ये फुटबॉल रेडी होनी चाहिए। ठीक है, पहले क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया कि हमने क्या बनाना है, उसमें स्पेसिफिकेशन, कस्टमर के पास गए, कस्टमर से स्पेसिफिकेशन पूछा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसने बताया कि हमको इस रेट पे ये स्पेसिफिकेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने अपना टारगेट सेट कर लिया भी, हाँ भाई इतने में होना चाहिए। फिर उसमें अपना प्रॉफिट भी ऐड कर लिया। अब क्या है, अब हमारे पास टारगेट कॉस्ट मिल गया। अभी टारगेट कॉस्ट हमारा क्या है 2000 रुपये, उसमें अपना 200 रुपये प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, उसके बाद अब डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। अब डिज़ाइन टीम के पास आए और उनको कहा भाई 2000 में, सॉरी 1800 में ये फुटबॉल बननी चाहिए भाई। इस फुटबॉल की कॉस्ट है वो 1800 तक आनी चाहिए, और उसके बाद हम 200 रुपये इसमें प्रॉफिट ऐड करके इसको मार्केट में सेल कर देंगे। ठीक है, तो टारगेट कॉस्टिंग ये होती है, और ये सबसे पहले जापान में इस्तेमाल करी गई थी। जो कि जापान में हुआ क्यों था ये, कि जापान में जब पहले क्या होता था कि गोल्ड के बेस पे ना हमारा जो देश है वो नापा जाता कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो यूएस और जापान था वो बहुत अच्छा चल रहा था, तो जर्मनी भी अच्छा था चल रहा था। तो यूएस को ना अच्छा नहीं लगा, तो यूएस ने क्या किया, इस पे अपने जापान पे जाके हिरोशिमा नागासाकी में इन्होंने न्यूक्लियर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से लोगों की और लैंड की बहुत सारी कमी हो गई थी। और इसकी वजह से वहाँ पे अब लोग कम बचे थे और लैंड भी कम बची थी। तो उन्होंने ना अब नई नई टेक्निक्स निकाली थी, जैसे जिट निकाला था, काइजन कोस्टिंग निकाला था, टारगेट कोस्टिंग निकाला था। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की टेक्निक निकाली थी, जिसकी वजह से यहाँ जापान आज बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है। और उसने यूएस की एक कंपनी को मात भी दी थी इन टेक्निक्स की मदद से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। चलिए, मैंने टारगेट कॉस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कौन सा मेथड गिवन बाय इंडियन ने दिया था। ठीक है, तो इंडियन ने एक ही मेथड है जो इंडियन ने दिया था, बाकी सारे के सारे जो फॉरेनर्स थे उन्होंने दिया था। ठीक है, तो वो कौन सा है, इसका सीधा सीधा सा आप याद करो, इसका सिर्फ एग्रीगेट, जो एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच मेथड है वो वही एक जो मेथड है जो एक इंडियन ने दिया था। ठीक है, अब वो इंडियन थे कौन, ठीक है, ये आ जाता कई बार। तो वो इंडियन जो थे वो थे प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती। प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती 1976 में 1976 में इन्होंने ये दिया था। ठीक है, और ये कहते थे कि आप ना पर्टिकुलर पे काम ना करो, आप ग्रुप में एक ग्रुप बना लो और एग्रीगेट में काम करो। भाई एग्रीगेट पे देखो कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपका एक ह्यूमन है, जो आपका पर्सोनल है, उसकी अकाउंटिंग करो ग्रुप बना के, एक पूरा ग्रुप बना लिया और उसके बिहाफ पे उसकी अकाउंटिंग करो। ठीक है, तो ये जो एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच थी ये दी थी आपको एक इंडियन ने, जिनका नाम था प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती। 1976 में इन्होंने ये अपनी जो है टेक्निक जो अप्रोच है वो दी थी। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, उसमें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और जो चैनल के ऊपर बेल आइकन बना हुआ है उस बेल आइकन को भी दबाइए, और ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए।